बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ दिनों का ही समय शेष बच गया है। कुछ दिनों के बाद आप लोग परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आप उस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत है, संस्कृत का ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए। तो आज फिर से हम लेकर आ गए हैं संस्कृत का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। पहला का सही जवाब कौन सा होगा? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो बी नंबर ऑप्शन 5 सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आप लोगों पढ़े थे कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि सत्य का जो मुंह है वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विदते अयनाय, यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो तीसरा का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कि यह जो मंत्र है यह श्वेतोपनिषद से लिया गया है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि परीक्षा में एक क्वेश्चन भी ना छूटे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए चौथा का सही आंसर जल्दी से। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? जितना फास्ट रिप्लाई दे सकते हो उतना फास्ट रिप्लाई दो और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब बताओ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 4 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं किनका जवाब सबसे पहले आता है। फटाफट से आप लोग बताओ, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बच गया है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का नाम है, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, 5 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुप्त वंश काल में। 6 का यदि ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? तो ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर कौन था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? 9वां नंबर क्वेश्चन, अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस्यशाला में आग लगाई गई थी। तो 9 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? 10वां नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो 10 का सही जवाब कौन सा होगा? अपने पत्नी मैत्रेयी को। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। 11 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय, तो 12 का सही जवाब कौन सा होगा? 14वीं सदी। गंगा देवी का समय 14वीं सदी में है। यह जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो फिर परीक्षा में बहुत कम संभावना है कि आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा। तो सारे क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस करके जाइए और लाइक और शेयर आप लोग दबा करके करिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आप लोग याद किए हैं कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा पंडिता क्षमाराव। ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता क्षमाराव है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, 14 का सही जवाब कौन सा होगा? कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। 14 नंबर
नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? 15 का सही जवाब फटाफट से आप लोग बताइए। तो 15 का सही जवाब कौन सा आंसर होगा? ध्यान रखिएगा कि संस्कारों से ही संस्कृति की पहचान होती है। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 का सही जवाब कौन सा होगा? सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग बताइए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 17 का बी ऑप्शन सही होगा कि ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को यानी कि स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गर्दा उड़ा देना है एकदम आज, जितने सारे भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी का सही सही जवाब देना है, तहलका मचा के रख देना है परीक्षा में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो नीति श्लोका पाठ आप लोगों के बुक में है, आप लोगों के संस्कृत की किताब में है, वह किस ग्रंथ से संकलित है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब कौन सा होगा? विदुर नीति। ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, हम जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं आपका जवाब आ जाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। तो 19 का सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो 20 का सही जवाब आप लोग जानते हैं वाल्मीकि है। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा जो आप लोगों की किताब में है उसके रचयिता कौन है? देखिए लेखक का नाम पूछने के लिए हर एक सब्जेक्ट में आता है, चाहे हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, संस्कृत हो जाए, हर एक सब्जेक्ट में पाठ के लेखक का नाम पूछता है। तो लेखक का नाम आप लोग जरूर याद करिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताओ, 21 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह जो कर्णस्य दानवीरता पाठ आपके किताब में पढ़ना है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 22 का सही जवाब कौन सा होगा? कर्णभार हो जाएगा। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जवाब आप लोग बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम है। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन व्याकरण से है, संस्कृत व्याकरण से। संस्कृत व्याकरण में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है आप लोगों को, तो जल्दी से बताइए निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मलम का संधि विच्छेद 25 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? निह जोड़ मलम हो जाएगा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुसन्न जोड़ अपावृणु, पुसन्न जोड़ अपावृणु की संधि क्या होगी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पुसन्न पावृणु, पुसन्न जोड़ अपावृणु, पुसन्न पावृणु। तो 26 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, पुसन्न पावृणु। चलिए ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? 27 नंबर क्वेश्चन, ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 27 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, ई जोड़ आ के मेल से बनता है ए। ध्यान रखिएगा 27 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और गर्दा उड़ा करके इसका सही जवाब आपको बताना है। जंतो निहृतो में कौन सी संधि है? जंतो निहृतो में कौन सी संधि है? हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि अगर पूरा क्लास करेंगे तो संस्कृत में 100 में 100 ठोक के आएंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन का गलत आपसे नहीं होगा। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं क्योंकि आप लोगों के मेहनत पर हमें भरोसा है। जिस तरीके का मेहनत आप लोग कर रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, जंतो निहृतो में कौन सी संधि है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा विसर्ग संधि है
28 का सी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बताओ, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अर्थाभावे का विग्रह हो जाएगा अर्थस्य अभावे, अर्थस्य अभावे। 29 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। तो 30 का सही जवाब ध्यान रखिएगा हो जाएगा धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा। ध्यान रखिएगा 30 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण 31 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा उपगंगम हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण उपगंगम, 31 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसका सही जवाब आप बताइए। कह रहा है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है 32 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब कौन सा होगा, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ध्यान रखिएगा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इत्थम भूतम लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे का सूत्र का उदाहरण क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है। तो 33 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। सही जवाब हो जाएगा अयम जटाभि तापसः ज्ञायते। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर इस प्रकार का सूत्र आपसे याद नहीं होता है तो सभी को रट जाइए, क्योंकि जब याद नहीं हो रहा है तो रटना ही एक लास्ट उपाय बच जाता है। ऐसे जब याद होता है तो याद करके इसको समझ के पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब याद नहीं होता है तो रट जाइए, क्योंकि परीक्षा में हर हाल में पूछेगा। तो 33 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन अयम जटाभि तापसः ज्ञायते। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनः वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। मंदम मंदम नुदति पवनः में मंदम मंदम द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो 34 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया का विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पवन का विशेषता बतला रहा है कि पवन कैसे बह रहा है। तो मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे बह रहा है। तो यहाँ पर विशेषता बतला रहा है और विशेषता बतलाने में सूत्र लगता है क्रिया विशेषणे द्वितीय। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जवाब बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान पिता आपनम गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थानों को भरना है। तो खाली स्थान में क्या भराएगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 35 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भरा जाएगा रुदती बाल के पिता आपनम गतः, रुदती बाल के पिता आपनम गतः। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है। दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है। तो 36 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। अब 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो परास उपसर्ग है वह किस शब्द में लगा हुआ है। जल्दी से बताइए, पराकाष्ठा में है कि परिणाम में है कि प्रारूपम में है कि प्रभाव में है। परा उपसर्ग। तो 37 का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, क्योंकि काष्ठा के पहले परा लगा हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए वेदनम के पहले नी लगा हुआ है। तो 38 का सही जवाब कौन सा होगा। 38 का सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, नी उपसर्ग। वेदनम के पहले नी लग गया है तो नी उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पा धातु के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है फीब। ध्यान रखिएगा 39 का सी ऑप्शन सही होगा, 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा पीब। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, दरच्छति किस लकार का रूप है। दरच्छति बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 40 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा कि दरच्छति लिट लकार का रूप है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से। 41 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनोर अनियान महतो महिमाना मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। अनोर अनियान महतो महियान आप लोग को हम पढ़ाए थे। तो 42 का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग हर हाल में जानते होंगे और आपको बताना भी पड़ेगा कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है। तो 43 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र
समुद्र में मिलती है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन भी आसान प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सच का विजय होता है कि झूठ का विजय होता है? तो हमेशा सत्य का विजय होता है और झूठ का हार होता है। तो कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तहलका मचा दीजिए आप लोग, जितना ज्यादा जवाब हो सके सही सही दीजिए और परीक्षा में गर्दा उड़ा दीजिए, परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर आप लोग का ही आएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? जल्दी से बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा 25 से 100 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 25 से 100 वर्ष पुराना है। 47 नंबर क्वेश्चन, कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है? कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, दामोदर गुप्त है। कूटनिमित्तम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा फाहियान। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं संस्कृत में कि यूनान का राजदूत कौन था? तो फाहियान था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना, तो 49 का सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट से आप लोग बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा काव्य मीमांसा। 49 का ए ऑप्शन सही होगा। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बिल्कुल मजा आएगा आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ करके। आधा क्वेश्चन हो गया है 50 और बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? 50 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। 51 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी तो पटन देवी है। 51 का तो सही जवाब आप जानते हैं, सी नंबर ऑप्शन होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता, तो 52 का सही जवाब कौन सा होगा? अलस कथा के रचयिता है विद्यापति, तो 52 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 53 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो वहां पर 4 आलसी थे जो कि नहीं भागे थे, तो 4 लोग हो जाएगा। 53 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक तो माता जी होते हैं, तो 54 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 55 नंबर क्वेश्चन, तो 55 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 24 का संस्कृत में होता है चतुर्विंशति, तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी था, तो 56 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 57 का सही जवाब कौन सा होगा? तो महाभारत में गार्गी का उल्लेख मिलता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका 58 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है, तो 58 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वह किस पुराण से लिया गया है? तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भागवत पुराण से लिया गया है, 59 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? संस्कार वाला जो चैप्टर है ना माय डियर, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो संस्कार वाला चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे संस्कृत की किताब में। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया, देखिए सप्तपदी क्रिया कहने का मतलब होता है कि जो 7 फेरा लिया जाता है, तो 7 फेरा किस चीज में लिया जाता है? विवाह संस्कार में लिया जाता है।
है, तो 61 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 62 नंबर क्वेश्चन बताइए, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, यानी कि विदुर नीति कहां से संकलित किया गया है यह पूछ रहा है। तो 62 का सही जवाब कौन सा होगा, तो विदुर नीति महाभारत का एक पार्ट है, तो 62 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 का सही जवाब कौन सा होगा, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। रामायण महाभारत देखते होंगे तो ऐसे भी पता होगा कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। तो 64 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा अयोध्या कांड हो जाएगा कि अरण्य कांड की किष्किंधा कांड की सुंदर कांड। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड, मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड में है। 65 नंबर क्वेश्चन, विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी, विद्या जोड़ एका से विधेयका बनता है, तो विधेयका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 65 नंबर क्वेश्चन, तो विधेयका ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरक सेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, नरक सेदम का संधि विच्छेद। तो 66 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा हो जाएगा, नरकस्य जोड़ एदम हो जाएगा। नरक सेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरकस्य एदम। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, नरतो अभवत में कौन संधि है, नरतो अभवत में कौन संधि है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो नरतो अभवत में विसर्ग संधि है, 67 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, संकल्पाश्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, संकल्पाश्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, 68 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आधा त जोड़ च। इसका मतलब देख लीजिए त में हलंत लग गया, इसका मतलब कि त आधा हो गया और च हो गया। तो संकल्पाश्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो त और च, आधा त और च, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, कर्मणि वीरः का समस्त पद। तो 69 का सही जवाब कौन सा होगा, तो 69 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 69 का ए नंबर ऑप्शन कर्मणि वीरः, तो कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, पुरुष सिंह, तो पुरुष सिंह हो जाएगा, सिर्फ हा लग जाएगा, तो 70 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, अशांति किस समास का उदाहरण है, 71 नंबर, अशांति किस समास का उदाहरण है। तो 71 का सही जवाब कौन सा होगा, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा नई समास का उदाहरण है, अशांति नई समास है। 72 नंबर क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, 72 नंबर क्वेश्चन। तो बहुब्रीहि कहने का मतलब होता है कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और यह अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरा का अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो देख लीजिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो 72 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, मृगा सिंहात बिभेति बाग में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, मृगा सिंहात बिभेति। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा भित्रार्था नाम भयः हेतु, भित्रार्था नाम भयः हेतु, ध्यान रखिएगा 73 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन है, रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन है। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, यह रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण है। 75 नंबर क्वेश्चन, मोहन खाली स्थान व्याकरणनम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा, मोहन व्याकरणनम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा मासेन, मोहन मासेन व्याकरणनम अधितवान। तो 75 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है, आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा आंग उपसर्ग है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आलोकयति पद में आंग उपसर्ग है। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा, नी से बन जाएगा नियमम, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, अछीपत पद में कौन धातु है, अछीपत पद में कौन धातु है। तो इसमें छिप धातु है, तो 78 का सही जवाब कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन छिप धातु है, अछीपत छिप धातु से ही बना है। 79 नंबर क्वेश्चन, शोभते किस लकार का रूप है, शोभते। तो 79 का सही जवाब कौन सा होगा, शोभते लट लकार का रूप है, शोभते लट लकार का रूप है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रु धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, श्रु धातु
धातु के 80 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 का सही जवाब हो जाएगा श्रु धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है श्रोष्यति। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, श्रोष्यति। 81 नंबर क्वेश्चन, नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द का रूप, बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, राम शब्द का रूप, यह सारे रूप जो है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद कर लेना। 81 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग कमेंट में अंतर बताओ कि 81 का सही जवाब कौन सा होगा। 81 नंबर क्वेश्चन, नदी शब्द का तृतीया एक वचन का रूप कौन है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा नधा, नधा हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, पितृ किस विभक्ति का रूप है? पितृ शब्द किस विभक्ति का रूप है? 82 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है। पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? 83 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जवाब देते जाइए, किसी तरह का कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए जवाब देने में। तो 83 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए कि गोसु किस शब्द का रूप है? तो 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गो शब्द का रूप है, ध्यान रखिएगा, गो शब्द का रूप है गोसु। जिस तरह से बालकेसु होता है यहां पर गोसु हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा कि तमप प्रत्यय लगा हुआ है। क्या हो जाएगा? कि तमप प्रत्यय लगा हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो 85 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य त्वम। ध्यान रखिएगा, मनुष्य त्वम। तो 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठ जोड़ कत्वा, तो 86 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा कि पृष्ठवा बनेगा। पृष्ठ जोड़ कत्वा से पृष्ठवा बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में 87 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। किताब वाला आंसर तो सबको दे देते हैं, जो व्याकरण में भी आंसर दे रहे हैं समझिए कि उनका ज्यादा नंबर आएगा, क्योंकि किताब वाला तो सबको बना देता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा नंबर तो मिलेगा ना। तो इसलिए 87 नंबर क्वेश्चन बताइए, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो 87 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ल्यूट प्रत्यय है, पठनम में ल्यूट प्रत्यय है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? किशोरी शब्द में, तो 88 का सही जवाब कौन सा होगा? किशोरी शब्द में ऋप प्रत्यय लगा हुआ है। 88 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 89 में सीमन जोड़ राप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमन जोड़ राप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमा बनेगा। सीमन जोड़ राप से सीमा बन जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? 90 नंबर क्वेश्चन, तो 90 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, तृतीया विभक्ति होती है। निर्धारण में तृतीया विभक्ति। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रवर्तक ऋषि गौतम को ही माना जाता है, तो 91 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकिंचन का विग्रह कौन सा है? 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, अकिंचन का विग्रह कौन सा है? 92 नंबर क्वेश्चन, तो 92 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन, न किंचन। न किंचन इसको बोल सकते हैं अकिंचन, इसका विग्रह हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा, मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था, तो 93 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 94 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा तरप प्रत्यय। लघुतरह में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह कौन सा है? तो तरप प्रत्यय है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, दृश्य जोड़ कतवा, दृश्य जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य जोड़ कतवा, तो 95 का सही जवाब हो जाता है दृष्टवा। दृश्य जोड़ कतवा दृष्टवा, ध्यान रखिएगा, तो 95 का सी ऑप्शन सही होगा, दृश्य जोड़ कतवा दृष्टवा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? वनवास प्रसंग में जब राम जी बन जाते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों कहां पहुंचते हैं? तो कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पहुंचते हैं। 96 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट में। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है कि विरक्तो अभूतः में कौन सी संधि है? विरक्तो अभूतः में कौन सी संधि है? 97 नंबर क्वेश्चन, तो विरक्तो अभूतः में विसर्ग संधि है। 97 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश को क्या देख करके जलता है? तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देख करके जलता है। कोई भी एक देश होता है जब दूसरा देश
डेवलप करना शुरू होता है, विकास करना शुरू करता है, तो उसे देख करके जलना शुरू कर देता है, यानी कि उत्कर्ष देख करके जलता है। 98 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 99 और 100 दो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर था। और 100 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 100 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 100 का सी नंबर ऑप्शन, मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो आज जो हम संस्कृत के 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिए, यह आप लोगों के लिए, आप लोगों के परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 90 प्लस का सही जवाब जरूर दिए होंगे। किताब वाला तो पूरा सही किए होंगे, हल्का फुल्का गलती भी हुआ होगा तो व्याकरण में आकर के गलती हुआ होगा, लेकिन व्याकरण का भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, पूरा सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।